बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज पीडीएम का एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है। ये इजलास पीडीएम के लिए बहुत अहम है। मैं आपको इसकी 7 बड़ी वजूहात आज बताता हूँ इस वीडियो में कि ये किन वजूहात की बिना पर बहुत अहम इजलास है पीडीएम में शामिल जमातों के लिए, उनके मुस्तकबिल के हवाले से मसाइल क्या उनके सामने हैं, क्या चैलेंजेस उन्हें दरपेश हैं जिसकी वजह से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास बन गया है। देखिए, ये इजलास एक ऐसे वक्त में होने जा रहा है कि जब पीटीआई का और हुकूमत का जो मोराल है वो बहुत हाई है, और हाई होने की जाहिर है कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि हुकूमत ने हाल ही में जो कश्मीर का इलेक्शन जीता है, उसके बाद जो स्टेटस है इस वक्त हुकूमत का ये है कि वफाक में उसकी हुकूमत है, पंजाब में उसकी हुकूमत है, केपीके में उसकी हुकूमत है, बलोचिस्तान में उसकी हुकूमत है, अब गिलगित बल्तिस्तान के बाद कश्मीर में भी उसकी हुकूमत कायम हो गई है, और इसके अलावा सियालकोट में जो नून लीग का गढ़ है वहां पर भी उसको शिकस्त दी है। और आप सिंध के अलावा तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत कायम हो चुकी है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त साथ खड़ा है, और इसी एतमाद की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब सिंध का जो मोर्चा है, जहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां पर अंदरून सिंध में भी एक अटैक का प्रोग्राम बनाया है, और ये प्लान किया कि अंदरून सिंध में भी जो गढ़ है पीपल्स पार्टी का वहां पर हमला किया जाए। कराची तो पहले पीपल्स पीटीआई के पास है, कराची में पहले उनके 14 एमएनए हैं, 22 एमपीएस हैं, तो कराची शहर में तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तरह से स्ट्रेंथ है। लेकिन जो देही सिंध है या अंदरून सिंध है, वहां पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टारगेट किया। अब ये पस मंजर मैंने आपको बता दिया कि याद रहे या वाजे रहे या जहन में रहे कि इस एतमाद के साथ इस वक्त जो हुकूमत खड़ी है उसके खिलाफ पीडीएम का इजलास होने जा रहा है, और उस पीडीएम का जिसका शिराजा बिखरा हुआ है, जिसमें मौलाना फजल रहमान जो हैं वो मंजर से गायब हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकल चुकी है, और इस पीडीएम में पूरी आप एक साल की हिस्ट्री उठाकर देख लें, इसमें शहबाज शरीफ पहले कहीं नहीं थे। तो अब एक ऐसी पीडीएम का इजलास होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये इजलास 7 हवालों से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने वो पॉइंट रखता हूं। देखिए, सबसे पहले इस वक्त पीडीएम को एक चैलेंज दरपेश है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो एक ऐसी चीज़ हुकूमत ने मुतारिफ कराई है कि जिसमें धांधली होने का इम्कान न होने के बराबर रह जाएगा, बल्कि हुकूमत का दावा यह है कि वो ख़त्म हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस वक्त अपोजिशन जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आए। अब ये मशीन जो है वो हुकूमत ऑफ़र कर रही है तमाम सूबाई असम्बलियों में, सेनेट में, सूबाई असम्बली में, विफाक में, मुख्तलिफ जगहों पर कि आप आइए, इसको चेक कीजिए, इसकी खामियों की निशानदेही करें और आपको ये खामियां नहीं मिलेगी। और वो जो कहा जाता है कि जी वोट कुछ डालेंगे निकलेगा कुछ और, आप इसको टेस्ट करके देखिए, और ये वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, इसके मुख्तलिफ फीचर्स बताए जा रहे हैं, और ये कि इसमें उस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं है, स्मार्ट इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि सिर्फ जमा तफरीक करने वाला सॉफ्टवेयर है। और फिर यही नहीं बल्कि साथ ही बटन दबाने पर इसकी हार्ड कॉपी प्रिंट निकलता है, और वो प्रिंट भी आपके पास महफूज रहता है, यानी कि थैले भी साथ साथ बनेंगे और मेंटेन होंगे, वहां से भी इसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। तो एक ज़बरदस्ती मशीन जो बनाई है। अब ऑपोजिशन के सामने ये चैलेंज है कि ये मशीन अगर इंप्लीमेंट हो गई तो बड़ा मसला हो जाएगा, इसलिए इस मशीन को नहीं चलने देना। तो कल के इजलास में डेफिनेटली इस मशीन पर बात होगी, और ये ज़ेर बहस आएगा कि हुकूमत को ये मशीन लाने से कैसे रोकना है। जो दूसरा बड़ा चैलेंज है इस पीडीएम के सामने, और वो ये है कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने जा रही है। अब ऑपोजिशन की एक बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में 90% सपोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ की है, इमरान खान की है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाता है तो आप देखिए 90 लाख वोट ऐड हो जाएगा, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2, 4, 5 हज़ार वोट ऐड हो गया वहां पर वो एक बड़ा फर्क डाल सकता है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा हल्का है जहां पर तहरीक इंसाफ की जीत का मार्जिन पिछली मरतबा 2000 था, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से 1 या 2000 वोटों के फर्क से हारी। अब ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट अगर वहां पर ऐड हो गया और वो 5-7 हज़ार का फर्क निकल गया, तो आप सोचिए कि 10, 12, 15 सीटों का फर्क डालना तहरीक इंसाफ के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये बड़ा मसला है पीडीएम के लिए कि किस तरह से इमरान खान को और हुकूमत को रोका जाए कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो ई वोटिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक है, उसको उससे रोक सके, ताकि अगले इलेक्शन को सिक्योर किया जाए। क्योंकि इमरान खान ने अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को ई वोटिंग का राइट दे दिया और वो इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो गए, तो उनको ये लगता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि अगले 5 साल फिर दोबारा उन्हीं की हुकूमत है, कि इतना बड़ा फर्क डालेगा।
तो ये दो बड़े चैलेंजेस पीडीएम को है। तीसरे नंबर पे आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन के जो है वो 2 मेंबर्स रिटायर हुए हैं, और आपको ये भी पता होगा कि वो 2 सीनियर तरीन मेंबर्स थे, और आपको ये भी पता होगा कि ऑपोजिशन की जमातें उन्हीं मेंबर्स को अपनी स्ट्रेंथ समझती थी। अब उन 2 मेंबर्स की जगह पर नए मेंबर्स तैनात होने हैं। अब ये जो नए मेंबर्स आने हैं, इसके लिए जाहिर है पीडीएम का ऑपोजिशन जमातों का बड़ा कंसर्न है कि जो हम नाम भेजें वो नाम ये मेंबर अपॉइंट हो रहे हो। आपको याद है पिछली मरतबा भी दो मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए साल का वक्त लग गया था। जो हुकूमत नाम भेजती थी, जो ऑपोजिशन नाम भेजती थी, उस पर इत्तफाक नहीं होता था। तो अब इस पर पीडीएम की को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है कि यहां पर 2 ऐसे नाम आए इलेक्शन कमीशन में जो उनकी दोबारा से स्ट्रेंथ बन जाएं, और अगर वो इनकी स्ट्रेंथ ना बन सके और इनकी हरीफ यानी हुकूमत की स्ट्रेंथ बन रहे हुए, या वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हुए, या न्यूट्रल भी हुए, तो ये बहुत बड़ा मसला पीडीएम के लिए पैदा हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन का जो महाज है वो कमजोर हो जाएगा। आपको याद होगा कि डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था वो इतना कमजोर फैसला था, और उसकी खामियों पर हमने कई वीडियोस की थी और बार बार पॉइंट आउट किया था मुख्तलिफ पॉइंट्स को कि ये निकात है जो समझ से बाहर है, अक्ल से बाहर है कि ये कैसे ये फैसला हो गया। तो ये वही 2 मेंबर सीनियर मेंबर्स थे जिन्होंने अपने असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए ये फैसला लिखवाया था, और अब पीडीएम के सामने एक चैलेंज दरपेश है कि वो कैसे यहां पर अपने 2 मेंबर्स को लगवा सकेगी। इसके लिए जाहिर है उन्होंने स्ट्रैटेजी बनानी है। ये वाज़ेह रहे इसी तरह के मसाइल डिस्कस होंगे पीडीएम में। हुकूमत को घर भेजने के का ना ऑप्शन है पीडीएम के पास, ना उनके लिए मुमकिन है, ना उनके लिए कोई इम्कान है। तो इसलिए ये तो डिस्कस नहीं होने जा रहा कि इमरान खान को घर कैसे भेजना है, यही चीजें डिस्कस होंगी कि चीजें मैनेज कैसे करनी है। नंबर 4 पर आ जाए, चेयरमैन नैब की मुद्दत जो है वो अगले महीने अक्टूबर में मुकम्मल हो रही है। नया चेयरमैन नैब आना है। अब नया चेयरमैन नैब जो है वो अब आम तरीका यह है कि ऑपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत से चेयरमैन नैब लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में हुकूमत चीफ जस्टिस के साथ भी मुशावरत करके एक चेयरमैन नैब को अपॉइंट कर सकती है। अब इमरान खान साहब अगर चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से एक जज को चेयरमैन नैब लगा देते हैं, और अगर वो जज को इस तरह कहा जाता है जैसा कि शेख अजमत सईद साहब के भी इम्कानात है, अगर शेख अजमत सईद साहब चेयरमैन नैब आ जाते हैं, और मैं आपको बता दूं कि शेख अजमत सईद के बारे में सिद्दीक जान जो है वो इनको 2020 जज कहते हैं, कई दफ़ा इनके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल कर चुके हैं। ये 2020 जज हैं, यानी बहुत होमवर्क करके आते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, और फिर टू द पॉइंट ठक करके जो है वो फैसला करते हैं। तो चेयरमैन नैब अगर शेख अजमत सईद आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से इमरान खान जो है चीफ जस्टिस की मुशावरत से इनको अपॉइंट कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो ऑपोजिशन के लिए एक खतरा उसको ऑपोजिशन समझती है, ये पीडीएम समझती है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा होंगे। तो एक ऐसा चेयरमैन नैब आना चाहिए जो इन तमाम केसेस से उनको रिलीफ दिला सके या कुछ उनको सहारा मिले। लेकिन अगर हुकूमत कोई इस तरह का चेयरमैन नैब लेकर आती है जो बहुत न्यूट्रल होता है, बड़ा अपराइट होता है और बड़ा मेरिट पर फैसले करने वाला होता है, तो ऑपोजिशन के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। या जो केसेस हैं शरीफ फैमिली के लिए और मुस्लिम नून के लिए, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो ये चौथा बड़ा चैलेंज है पीडीएम के सामने जो दरपेश है। पांचवा चैलेंज, इमरान खान साहब ने एफआईए को बड़ा मुतहरिक कर रखा है, या एफआईए खुद एक वफाकी इदारे के तौर पर बड़ी मुतहरिक है। और आप जानते हैं कि एफआईए में जो शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, जिसमें वो 16 तारीख तक अबूरी ज़मानत पर हैं, एफआईए उनको स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब कैसे दबाव बढ़ाया जाए वफाकी इदारों पर, एफआईए पर और हुकूमत पर कैसे दबाव बढ़ाया जाए कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी ना हो सके, क्योंकि शहबाज शरीफ पर एक मरतबा फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो पीडीएम ने अब यह बैठकर प्लान करना है अपने इजलास में कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को कैसे रोकना है। पिछले दिनों अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि आप जो मर्जी कर लें, जो करना कर लें, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को रोकने के लिए हिकमत अमली पीडीएम के इजलास में या इजलास के दौरान या फिर इजलास के बाद कॉर्नर पर बैठ के किसी ड्राइंग रूम में बैठ के ज़रूर सोचा जाएगा कि ये कैसे इस एफआईए को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है और एफआईए के चालों को कैसे नाकाम बनाना और गिरफ्तारियों को कैसे रोकना है। नंबर 6 पर आप आएँ तो देखिए, जो नई एहतसाब अदालतों का क़याम है, 30 नई एहतसाब अदालतें बन रही हैं। अभी लाहौर में सिर्फ 5 नैब की अदालतें हैं और अपोजिशन को टेंशन पड़ी हुई है। अब अगर 30 नैब की एहतसाब अदालतें मजीद आ जाती हैं
और फिर यह भी इम्कान है कि वो जो कासिम खान साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजेस को ट्रांसफर कर दिया था मार्च में, और तब से लेकर अब तक जजेस अपॉइंट नहीं हुए, ये भी इम्कान है कि वही जजेस वापस आ जाए। इस पर भी कहीं गौर हो रहा है कि उन्हीं जजेस को वापस ले आ जाए, और अगर वो जजेस वापस आ जाते हैं तो वहीं से जो है वो केस आगे बढ़े। तो इन तमाम चीज़ों की टेंशन है ऑपोजिशन को, पीडीएम को, कि जो नई एहतसाब अदालतें आ रही हैं वो क्या होंगी और उसे कैसे निपटा जाएगा। 7वें नंबर पर जो टेंशन है या एक प्रॉब्लम है पीडीएम के लिए, वो नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर है। उनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं हुआ। आप जानते हैं अब नवाज शरीफ के लिए को रिलीफ हासिल करने के लिए कैसे हिकमत अमली बनाई जाए, और नवाज शरीफ वहाँ से बैठकर किस किस्म की तकरीरें करें या क्या रवैया अख्तियार करें कि नवाज शरीफ को जो है कुछ रिलीफ हासिल किया जा सके, प्यार से किया जा सके या दबाव डालकर किया जा सके। तो ये भी एक मामला है जो पीडीएम के लिए चैलेंज है या उनके लिए उनकी टेंशन की वजह है। एक सवाल जो मैंने अपनी थंबनेल में पूछा था कि क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आ रही है, इसका मैं आपके साथ जवाब शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ऐन मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आ जाए, और उसकी वजह है क्योंकि पीपल्स पार्टी के अब आजकल जो लीडर्स हैं वो टॉक शोज में कह रहे हैं कि हम मरियम नवाज की वजह से पीडीएम से बाहर निकले थे। यानी अगर मरियम ना होती और पीडीएम में नून लीग की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ कर रहे होते तो हम कभी बाहर ना जाते। मरियम के बयानात की वजह से, मरियम के रवैये की वजह से, ये मेरे 92 के शो में उवैस कादिर शाह मौजूद थे पिछले हफ्ते, उन्होंने भी यही बात की। तो जब पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि हम पीडीएम से मरियम की वजह से निकले हैं, और अब अगर मरियम को निकाल बाहर किया जाए या मरियम पीडीएम के किसी प्लेटफॉर्म पर नजर ना आए और शहबाज शरीफ नजर आए, तो पीपल्स पार्टी के पास आर्ग्यूमेंट मौजूद है कि हम जिसकी वजह से निकले थे हम वापस आ गए। लेकिन पीपल्स पार्टी ये क्यों करेगी? पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस क्यों आएगी? पीडीएम को स्ट्रेंथ देने के लिए नहीं आएगी, अपने फायदे के लिए आएगी। क्या फायदा है? देखिए, इस वक्त पीपल्स पार्टी की टेंशन यह है कि सिंध में उसके खिलाफ 4-5 बड़े जो विफाक के इदारे हैं वो एक्टिव हो चुके हैं या इमरान खान साहब ने कर दिए हुए हैं। एक तो एफआईए का जो इदारा है वो एक्टिव हुआ है, फिर जो कस्टम का इदारा है वो पीपल्स पार्टी के पर बड़ी नजरें गाड़े बैठा है, फिर एंटी नार्कोटिक फोर्स है, एएनएफ है, फिर रेंजर्स है। तो जो विफाक के इदारे हैं वो बड़े विजिलेंट हैं, बड़ा अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं सिंध में। और फिर आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो सियासी तौर पर मूवमेंट्स हुई हैं जिसमें इमरान खान साहब ने इंटीरियर सिंध को फोकस करने की बात की है कि इंटीरियर सिंध में जाएं, वहाँ पर लॉबिंग करें, वहाँ से जो इलेक्टेबल्स हैं या पीटीआई की सपोर्ट है उसके कॉर्नर्स तलाश किए जाएं। तो अगर इंटीरियर सिंध में डेंट डालने में इमरान खान कामयाब हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी का बड़ा लॉस होगा। तो पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज ये है कि सिंध में रोका जाए इमरान खान को आने से, इंटीरियर सिंध में कदम जमाने से रोका जाए, और इसके लिए पीपल्स पार्टी को पीडीएम की मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो ये एक ऐसी रीजन है जिसकी वजह से पीडीएम जो है वो वापस आ सकती है, जो पीपल्स पार्टी है वो पीडीएम में वापस आ सकती है। और जस्टिफिकेशन वो इसकी ये नहीं देंगे, जस्टिफिकेशन दे देंगे कि हम मरियम की वजह से गए थे और अब मरियम नहीं है तो हम वापस आ गए। तो पीपल्स पार्टी के भी आने का इम्कान मौजूद है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिस पर मेरी कल नजर रहेगी, बल्कि आज, अब तो 12 बज चुके हैं, आज मेरी नजर रहेगी पीडीएम के इजलास पर। उसमें मैं मौलाना फजलुर रहमान की ज़बान से ये सुनना चाहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान तालिबान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से क्या स्टेटमेंट देते हैं। क्या वो ऐसी बात करते हैं जो पाकिस्तान के मुफाद में है, जो पाकिस्तान के हक़ में है, या वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान और पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस हवाले से उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो नुक्ता नज़र है और जो बयान है वो क्या होता है, या फिर वो इस पर खामोशी इख्तियार करते हैं, तो ये भी मेरे लिए एक दिलचस्पी की बात होगी। तो आज देखते हैं कि पीडीएम के इजलास में क्या होता है और मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मिलकर क्या गुल खिलाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।